हेलो एवरीवन। तो हम पढ़ रहे थे एनडीपीएस एक्ट 1985 का एक्ट, और अब हम लास्ट चैप्टर पढ़ रहे थे इसका, जो है मिसलेनियस। तो मिसलेनियस जो है वो चैप्टर नंबर 6 है, और चैप्टर नंबर 6 में हमें पढ़ना था सेक्शन नंबर 75 से, जो है पावर टू डेलीगेट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो नोटिफिकेशन इशू करके ऑफिशियल गैजेट में डेलीगेट कर सकती है, कुछ कंडीशन और लिमिटेशंस के साथ, जो कि स्पेसिफाई किया रहेगी वो नोटिफिकेशन में। कुछ भी पावर जो है, फंक्शन जो है इस एक्ट के, एक्सेप्ट द पावर्स ऑफ रूल मेकिंग पावर को छोड़ के जो भी उनको नेसेसरी लगती है, एक्सपीडिएंट लगती है, वो बोर्ड या किसी अदर अथॉरिटी को दे सकती हैं, जो कि और नारकोटिक्स कमिश्नर को वो दे सकती है। फिर द स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन ऑफिशियल गैजेट, तो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो नोटिफिकेशन ऑफिशियल गैजेट में इशू करके डेलीगेट कर सकता है, सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एंड लिमिटेशन। कुछ कंडीशन एंड लिमिटेशन जो कि प्रिस्क्राइब की गई है नोटिफिकेशन में। सच ऑफ इट्स पावर, अपनी पावर और फंक्शन जो भी उसको है इस एक्ट में, एक्सेप्ट द पावर ऑफ रूल मेकिंग पावर को छोड़ के, जो कि उनको ठीक लगती है, जो कि उनको नेसेसरी और एक्सपीडिएंट लगती है, तो किसी अथॉरिटी और ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट को दे सकते हैं, ऑफिसर ऑफ दैट गवर्नमेंट को दे सकते हैं, जो कि उनके गवर्नमेंट में ऑफिसर्स हैं। फिर उसका है सेक्शन 76, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल्स। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर्स है कि वो रूल्स वगैरह बना सकते हैं, सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। अदर प्रोविजंस के हिसाब से इस एक्ट के जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो नोटिफिकेशन ऑफिशियल गैजेट इशू करके मेक रूल्स बना सकती है, कि जो कैरी आउट कर सकते पर्पसेस ऑफ दिस एक्ट। तो विदाउट प्रेजुडिस टू द जनरलिटी ऑफ फोरगोइंग पावर, बिना प्रेजुडिस किए फोरगोइंग पावर्स को वो कुछ रूल्स बना सकती है, प्रोवाइड कर सकती है नेसेसरी फॉलोइंग मैटर्स नेमली। तो लिखा है कि मैटर्स बाय विच द परसेंटेज इन केस ऑफ लिक्विड प्रिपरेशन शैल बी कैलकुलेटेड। तो किस तरीके से परसेंटेज जो है लिक्विड प्रिपरेशन की, उनकी कैलकुलेशन किस तरीके से होगी, कितने उसमें कितनी चीज कितनी मात्रा मिली है किसी लिक्विड में, उन सब चीजों की कैलकुलेटेड फॉर पर्पस ऑफ क्लॉज 5, क्लॉज 6, क्लॉज 14 एंड क्लॉज 15 ऑफ सेक्शन 2 में। फिर उसके बाद है बाउंड टू कीप द पीस टू बी एग्जीक्यूटेड अंडर सेक्शन 34। ये बॉन्ड भी वो यहाँ पे बॉन्ड भी भरवा सकते हैं कि वो पीस वगैरह को मेंटेन करके रखेगा अंडर सेक्शन 34 में। तो फॉर्म ऑफ बॉन्ड टू बी एग्जीक्यूटेड, तो वही, और फॉर्म किस तरीके से बॉन्ड जो है वो एग्जीक्यूट किए जाएंगे रिलीज करने के लिए किसी भी एडिट को, कन्विक्ट को, मेडिकल ट्रीटमेंट देने के लिए अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 39। और बॉन्ड क्या है, टू बी एग्जीक्यूटेड बाय कन्विक्ट, तो एक कन्विक्ट के द्वारा एग्जीक्यूट किया जाएगा बिफोर हिज रिलीज, उसके रिलीज के पहले उसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा बॉन्ड वगैरह। और एडमोनिशन पे, आफ्टर एडमोनिशन अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ दैट सेक्शन जो भी है। फिर लिखा हुआ है द मैनर इन विच द कंट्रोल डिलीवरी अंडर सेक्शन 50 ए इज टू बी टेकन, अंडरटेकन सॉरी। तो किस मैनर में जो है कंट्रोल डिलीवरी वगैरह अंडरटेकन की जाएगी सेक्शन 50 ए में। तो फिर अथॉरिटी और पर्सन जिनके द्वारा यहाँ पे मैनर जो भी डॉक्यूमेंट रिसीव किए जाते हैं अदर प्लेस आउटसाइड इंडिया में ऑथेंटिकेट किए जाते हैं अंडर क्लॉज सेकंड ऑफ सेक्शन 66 में। फिर डीए होता है मैनर इन विच द कंडीशन सब्जेक्ट टू विच द प्रॉपर्टीज शैल बी मैनेज। तो किस तरीके से यहाँ पे प्रॉपर्टीज वगैरह मैनेज की जाएगी एडमिनिस्ट्रेटर अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 68G में। फिर लिखा हुआ है डीसी में कि फीस जो भी पेड की जाएगी किसी भी इंस्पेक्शन की और रिकॉर्ड रजिस्टर वगैरह के एपिलेट ट्रिब्यूनल और ऑब्टेनिंग कॉपी, जो भी कॉपी वगैरह उसके लेने के लिए पार्ट देयर ऑफ अंडर सबसेक्शन 6 ऑफ सेक्शन 68O में। फिर जो पावर्स होंगी सिविल कोर्ट की, जो कि एक्साइज करती है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी या एपिलेट ट्रिब्यूनल, क्लॉज एफ में सेक्शन 68R में। फिर उसका डिस्पोजल करता है ऑल द आर्टिकल जो कंफिस्केटेड किए गए अंडर दिस एक्ट में। ड्राइंग सैंपल्स एंड टेस्टेड, जो भी सेट यहाँ पे सैंपल्स वगैरह को ड्रॉ किया जाता है, टेस्टिंग किया जाती है, एनालिसिस किया जाता है उन सैंपल्स का। फिर जो भी रिवॉर्ड्स है टू बी पेड टू द ऑफिसर, जो भी रिवॉर्ड्स वगैरह है जो पेड किए जाते हैं ऑफिसर्स को, इन्फॉर्मर्स को और अदर पर्सन्स को।
जो भी रिवॉर्ड्स वगैरह दिए जाते हैं ना, कोई पर्सन यहाँ पे ऑफिसर्स वगैरह को इन्फॉर्मेशन वगैरह देता है। फिर कंडीशंस है कि किस मैनर में, मतलब कंडीशन एंड द मैनर्स इन विच नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस में बी सप्लाइड फॉर मेडिकल नेसेसिटी। मेडिकल नेसेसिटी में किस मैनर में जो नारकोटिक ड्रग और साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस हैं उनको सप्लाई किया जाएगा, जो कि नेसेसिटी है एडिक्ट्स के लिए, जो कि रजिस्टर्ड है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास या अदर अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 71 में। फिर उसके बाद जो भी है एस्टेब्लिशमेंट है, अपॉइंटमेंट है, मेंटेनेंस है, मैनेजमेंट है, सुपरिंटेंडेंस है, एस्टेब्लिश बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो भी सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 71 में है। और जो भी अपॉइंटमेंट, ट्रेनिंग, ड्यूटीज, पावर्स जो कि एम्प्लॉयड की जाती है उन सेंटर्स में। तो जो यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट वगैरह, अपॉइंटमेंट वगैरह की जाती है, मैनेजमेंट किया जाता है, कुछ भी सेंटर्स वगैरह सेंट्रल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करती है सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 71 में। और उसमें जो पर्सन अपॉइंट होते हैं उनकी ट्रेनिंग वगैरह, क्या पावर्स है, क्या ड्यूटीज है, ये वगैरह बताया जाता है। उसके बाद जो टर्म्स ऑफ ऑफिस रहता है, जिसमें मैनर, मतलब टर्म्स ऑफ ऑफिस क्या रहता है और किस मैनर में उनकी वैकेंसीज वगैरह फुलफिल की जाएंगी अगर कैजुअल वैकेंसी हुई, और क्या अलाउंस उनको पे किया जाएगा। जो भी चेयरमैन है, जो भी मेंबर्स हैं नार्कोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस कंसल्टेटिव कमिटी के, एंड द कंडीशंस एंड रिस्ट्रिक्शन सब्जेक्ट टू विच नॉन मेंबर में बी अपॉइंटेड। और जो कंडीशंस है, रिस्ट्रिक्शंस है जिसमें नॉन मेंबर अपॉइंट किया जाता है सब कमिटी में, और सब सेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 6 में। और एनी अदर मैटर विच एज मे बी प्रिस्क्राइब, जो भी अदर मैटर्स हैं जो भी प्रिस्क्राइब किए जाते हैं वो भी इसमें आ जाएंगे। फिर सेक्शन 77 रूल्स एंड नोटिफिकेशन टू बी लेड बिफोर पार्लियामेंट। तो जो भी रूल्स एंड नोटिफिकेशन है उनको पार्लियामेंट के पास रखा जाता है। जो भी रूल्स यहाँ पे बनाए जाते हैं, जो एवरी रूल जो भी इस एक्ट में बनाए गए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, वो नोटिफिकेशन इशू करके अंडर क्लॉज 7A, क्लॉज 9, क्लॉज 23A ऑफ सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 7A, सेक्शन 9A, क्लॉज ए ऑफ सेक्शन 27 जो है वो लेट किए जाते हैं ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट के पास सक्सेसिव सेशंस या 2 सक्सेसिव सेशंस में। और जो भी नोटिफिकेशन वगैरह है उसमें, तो उसके हिसाब से यहाँ पे ये जो ओनली नोटिफाइड फॉर्म में होंगी एज द केस में भी। एंड सच मॉडिफिकेशन हो जो एनलमेंट है विदाउट प्रेजुडिस होगी, बिना किसी भी वैलिडिटी के, जो भी प्रीवियसली डन किया गया। मतलब इसको बस जैसे हम पहले पढ़ते थे कि दोनों हाउस के साथ में रखा जाएगा, दोनों हाउस अगर नहीं है उससे पहले डिसॉल्व हो गया तो उस सक्सेसिव सेशंस पे रखा जाएगा 30 डेज की तरफ, 30 डेज के लिए। मतलब वो दोनों हाउस जिस तरीके से जैसे मॉडिफिकेशन वगैरह के साथ पास होगा उस तरीके से मान्यता मिलेगी। और फिर जो वैलिडिटी है वो अगर प्रीवियस कुछ भी डन हुआ है तो उसको अफेक्ट नहीं करेगी। उसके बाद है सेक्शन 78, तो है पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू मेक रूल्स। तो स्टेट गवर्नमेंट की पावर्स की क्या है रूल्स बनाने की, तो सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट के अलग प्रोविजंस के हिसाब से भी स्टेट गवर्नमेंट जो है वो नोटिफिकेशन इशू करके ऑफिशियल गैजेट में वो रूल्स बना सकती है इस एक्ट में। और विदाउट प्रिजुडिस टू द जनरलिटी ऑफ द फोरगोइंग पावर्स, तो बिना किसी तरीके की फोरगोइंग पावर्स को प्रिजुडिस किए हुए। और सच रूल्स में प्रोवाइड ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स नेमली, एनी या ऑल मैटर्स जो है नेमली यहाँ पे दिए जाते हैं। सबसे पहले कोई भी कंडीशन जो इस मैनर में कोई भी नार्कोटिक ड्रग, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस वगैरह सप्लाई किए जाते हैं, मेडिकल नेसेसिटी वगैरह, एडिक्ट्स वगैरह को रजिस्टर किया जाता है यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के पास, या अदर सबसेक्शन मतलब और अदर्स जो कि अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 71 में है। उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट, अपॉइंटमेंट, मेंटेनेंस, मैनेजमेंट, सुपरिटेंडेंस सेंटर्स का एस्टेब्लिशमेंट का सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 71 में। अपॉइंटमेंट, ट्रेनिंग, पावर्स, ड्यूटीज वगैरह पर्सन जो भी एम्प्लॉयड किए गए हैं उनकी कैसे होगी। फिर अदर मैटर्स हैं जो कि प्रिस्क्राइब किए जाएंगे। और एवरी रूल जो भी यहाँ पे मेड किया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा वो रखा जाएगा दोनों हाउस, मतलब वो हाउस ऑफ द पार्लियामेंट के पास रखा जाएगा। एवरी रूल मेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट अंडर दिस एक्ट shall be laid as soon as we made it is made before state legislature। तो लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट के पास यहाँ पे रखा जाता है उसको। और फिर लिखा हुआ है सेक्शन 79 के एप्लीकेशन ऑफ कस्टम्स एक्ट। तो जो भी प्रोहिबिशन, रिस्ट्रिक्शन है इम्पोज की गई है इस एक्ट में, इम्पोर्ट इनटू इंडिया और एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया से, और जो भी ट्रांसशिपमेंट है नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस का, वो शैल बी डीम्ड टू बी प्रोहिबिशन। तो हम प्रोहिबिशन मानेंगे एंड रिस्ट्रिक्शंस मानेंगे
कि इम्पोज़ की गई अंडर द कस्टम्स एक्ट में 1962 में, एंड द प्रोविजंस जो हैं उस एक्ट के वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएँगे अकॉर्डिंगली। प्रोवाइडेड दैट में लिखा हुआ है वेयर डूइंग एनीथिंग इज़ एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस दैट एक्ट। अगर कोई भी चीज़ है यहाँ पे जो उस एक्ट में पनिशेबल है, अगर ऐसी कोई भी चीज़ करना हो उस एक्ट में, मतलब प्रोवाइडेड दैट में लिखा हुआ है वेयर डूइंग एनीथिंग इज़ एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर दैट एक्ट एंड अंडर दिस एक्ट, नथिंग इन दिस एक्ट और इन दिस सेक्शन शैल प्रिवेंट द ऑफेंडर फ्रॉम बीइंग पनिश्ड अंडर दैट एक्ट। अब कोई भी चीज़ ऐसी है कि जो वहाँ पे भी पनिशेबल है और यहाँ पे भी पनिशमेंट मिलती है। तो यहाँ पे पनिशमेंट मिल जाने के बाद ये नहीं होगा कि वो दूसरे वाले एक्ट की पनिशमेंट से बच जाएगा किसी तरीके से। दोनों एक ही पनिशमेंट मिलेगी। सेक्शन 80 है एप्लीकेशन ऑफ द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 नॉट बार्ड। तो जो भी प्रोविजंस हैं इस एक्ट के और रूल्स जो भी मेड किए गए यहाँ पे इन एडिशन है और किसी भी तरीके से डेरोगेट नहीं करते ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 के, और जो भी रूल्स बनाए गए हैं इस बिहाफ इसके अंडर में। उसके बाद है सेक्शन 81 सेविंग ऑफ स्टेट एंड स्पेशल लॉज। तो उसमें लिखा है नथिंग इन दिस एक्ट, इस एक्ट में कुछ भी ऐसे रूल जो भी यहाँ पे बनाए गए हैं वो वैलिडिटी को किसी भी प्रोविंशियल एक्ट और किसी भी एक्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर को जो कि टाइमिंग इम्पोज में बनाए गए हैं दे आर अंडर विच इम्पोज रिस्ट्रिक्शन। जो भी रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे इम्पोज करते हैं प्रोवाइड करते हैं पनिशमेंट नॉट इम्पोज प्रोवाइडेड अंडर दिस एक्ट और इम्पोज रिस्ट्रिक्शन प्रोवाइडेड फॉर पनिशमेंट ग्रेटर इन डिग्री देन corresponding restrictions imposed by current bonding punishment provided by or under this act for the cultivation of cannabis plant, consumption of or traffic of narcotic drug and psychotropic substance within India। तो यहाँ पे सेविंग्स करके रखा है स्टेट लॉ का और स्पेशल लॉ को। तो जो भी इस एक्ट में है कोई भी रूल्स वगैरह यहाँ पे बनाए गए हैं वो किसी तरीके से वैलिडिटी को अफेक्ट नहीं करते प्रोविंशियल एक्ट के या स्टेट लेजिस्लेचर के जो भी रूल्स वगैरह बनाए गए हैं इस बिहाफ में दे आर अंडर। और जो कि यहाँ पे इम्पोज़ करते हैं कुछ रिस्ट्रिक्शंस प्रोवाइड करते हैं, कुछ पनिशमेंट जो कि यहाँ पे इम्पोज़ नहीं की गई है, वहाँ पे इम्पोज़ होती है और जहाँ पे भी ग्रेटर पनिशमेंट मिलती है। मतलब यहाँ पे जहाँ पे भी अगर ग्रेटर डिग्री ऑफ पनिशमेंट यहाँ पे दी जाती है जहाँ पे भी अंडर दैट एक्ट, तो जो वहाँ पे है वो यहाँ वहाँ पे ज़्यादा पनिशमेंट दी जाती है तो वहाँ पे मिलेगी। मतलब ऐसा नहीं कि उस पनिशमेंट से बच जाएगी, सेविंग करके रखा है इसने स्टेट को और स्पेशल लॉज़ को। उसके बाद है सेक्शन 82 जो है कि रिपील एंड सेविंग्स। तो जो ओपीएम एक्ट ओपीएम एक्ट 1857 का, ओपीएम एक्ट 1878 का और जो डेंजरस ड्रग्स एक्ट 1930 का है उसमें यहाँ पे रिपील कर दिया गया। फिर लिखा हुआ नॉट विथ स्टैंडिंग सच रिपील, उस रिपील के बावजूद भी एनीथिंग अगर कुछ एक्शन वगैरह जो परपोर्टेड टू बी टेकन है, मतलब कुछ एक्शन ले लिया गया और परपोर्टेड टू बी हैव बीन डन है, मतलब कुछ चीजें जो पहले कर ली गई हैं टेकन अंडर द एनी एनेक्टमेंट रिपील अंडर सबसेक्शन 1 shall so far is not inconsistent with the provisions of this act। जब तक वो इस एक्ट के प्रोविजंस के हिसाब से इनकंसिस्टेंट नहीं है उसको डीम टू बी हैव डन और टेकन मानेंगे करस्पॉन्डिंग प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट के अंडर। मतलब अगर ये एक्ट को रिपील करने के बाद अगर इसमें कुछ पहले से कुछ चल रहा था वो हमने करा और जो भी कुछ उसमें किया गया वो इस एक्ट के हिसाब से इनकंसिस्टेंट नहीं है तो उसको हम यहाँ पे करस्पॉन्डिंग प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट के हिसाब से ही मानेंगे कि वो सही चीजें की जा रही थी। अब सेक्शन 83 है कि पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज। तो अगर कोई भी डिफिकल्टी यहाँ पे अराइज होती है गिविंग इफेक्ट देने में किसी प्रोविजंस को यहाँ पे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो बाय ऑर्डर पब्लिश इन ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश करके वो यहाँ पे प्रोविजंस बना सकते हैं जो कि नॉट इनकंसिस्टेंट होंगे प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट के, और जो अपीयर नेसेसरी लगते हैं एक्सपीडिएंट करने के लिए रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी के लिए, रिमूविंग द डिफिकल्टी के लिए। फिर प्रोवाइड दैट में लिखा जो भी ऑर्डर वगैरह यहाँ पे बनाया जाएगा वो नॉट एक्सपायरी शैल नॉट बी मेड, मतलब नो ऑर्डर शैल बी मेड, मतलब कोई भी ऑर्डर यहाँ पे नहीं बनाया जाएगा आफ्टर। एक मिनट यहाँ पे मैं इसको अंडरलाइन थोड़ा हाईलाइट कर दूं, एक मिनट। तो जो भी यहाँ पे ऑर्डर वगैरह बनाना चाहिए वो 3 इयर्स के पीरियड के बाद नहीं बनाए जाएंगे। जिस दिन से भी यहाँ पे प्रेसिडेंट की असेंट मिली तो बाकी सारे लॉज में हमने देखा होगा कि इससे यहाँ पे 2 इयर्स रहता है जनरली, लेकिन ये वाला एक्ट में यहाँ पे याद रखिएगा 3 इयर्स से एग्जाम में आ सकता है क्योंकि इस वाले एक्ट में 3 इयर्स दिया हुआ है। तो यहाँ पे जब भी 3 इयर्स के अंदर ही बनाना था जिस दिन से इस एक्ट के प्रेसिडेंट की असेंट मिली, तो उसके बाद नहीं। और जो भी वहाँ पे ऑर्डर मेड किया गया है उसको हम जैसे ही बना दिया है वहाँ पे उसको रख देंगे हाउस ऑफ पार्लियामेंट के पास।
मतलब पार्लियामेंट के पास रखेंगे, जो भी ऑर्डर वगैरह यहाँ पे बनाए गए इस सेक्शन में, जैसे ही वो बन जाते हैं, जैसे ही वो बना दिए जाते हैं, तो उसको हाउस ऑफ द पार्लियामेंट के पास रख देते हैं। अब इसके बाद सिर्फ शेड्यूल है, तो शेड्यूल तो बहुत डिफिकल्ट है पढ़ने के लिए। तो बस मेरी तरफ से अब मुझे लगता है कि ये एनडीपीएस एक्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया।